Assalamu alaikum students. Today we will discuss unit number 11 sound topics, noise pollution and importance of acoustics. First of all we have topic 11.5 noise pollution. ये topic review exercise question 11.16 के आंसर में आएगा. Review question 11.16 is explain that noise is a nuisance. So first of all we are going to discuss about noise pollution. हम डिस्कस करेंगे म्यूजिकल साउंड्स को. स्टूडेंट्स, हम रेडियो और टेलीविजन पे डिफरेंट प्रोग्राम्स को एंजॉय करते हैं बिकॉज इन प्रोग्राम्स में डिफरेंट क्वालिटीज की साउंड्स होती हैं. म्यूजिकल प्रोग्राम्स में सिंपली वी हियर साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज फ्लूट, हारमोनियम, वायलिन, ड्रम एटसेट्रा. ये डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी साउंड्स हम यूजुअली सुनते हैं म्यूजिकल प्रोग्राम्स में. इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड का एक प्लेजेंट इफेक्ट होता है ऑन आवर ईयर्स. ये साउंड्स हमें अच्छी लगती हैं, इनका प्लेजेंट इफेक्ट फील होता है. सच साउंड्स विच आर प्लेजेंट टू आवर ईयर्स आर कॉल्ड म्यूजिकल साउंड्स. ऐसी साउंड्स जिनका प्लेजेंट इफेक्ट होता है हमारे कानों पे, हमारी ईयर्स पे, आर कॉल्ड म्यूजिकल साउंड्स. तो यहाँ पे म्यूजिकल साउंड्स की हेडिंग मार्क कर लें. ये म्यूजिकल साउंड्स की कंप्लीट डेफिनेशन आ गई कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड्स या ऐसी तमाम साउंड्स जिनका प्लेजेंट इफेक्ट होता है आर कॉल्ड म्यूजिकल साउंड्स. हाउएवर, इसके अलावा कुछ साउंड्स ऐसी भी हैं जिनका अनप्लेजेंट इफेक्ट होता है ऑन आवर ईयर्स, सच एज साउंड ऑफ मशीनरी, फैक्ट्री में मशीनरी की आवाज, द स्लैमिंग ऑफ अ डोर, दरवाजे का जोर जोर से बजना, एंड साउंड्स ऑफ ट्रैफिक इन बिग सिटीज. और सबसे बड़ी बात, बड़े शहरों में, बिग सिटीज में ट्रैफिक का शोर. ये वो तमाम साउंड्स हैं जिनका अनप्लेजेंट इफेक्ट होता है ऑन आवर ईयर्स. साउंड विच हैज jarring, jarring मींस अनप्लेजेंट, एंड अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर्स इज कॉल्ड नॉइज. jarring का मतलब है अनप्लेजेंट या अनकंफर्टेबल. ऐसी साउंड्स जिनका अनप्लेजेंट इफेक्ट होता है या जिन साउंड से हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं आर कॉल्ड नॉइज. Noise corresponds to irregular and sudden vibrations produced by some sounds. Noise या आप कह लें unpleasant effect हमें feel होता है due to the sudden and irregular vibrations of a body. यहाँ पे noise की heading mark कर लें. noise की complete definition आ गई है. हमने डिस्कस कर लिया है कि ऐसी तमाम साउंड्स जिनका pleasant effect होता है on our ears are called musical sounds, और ऐसी तमाम साउंड्स जिनका unpleasant effect होता है on our ears are called noise. Students, next we will discuss sources of noise pollution. So write heading sources of noise pollution. Students, अगर हम big cities की बात करें तो big cities में noise pollution एक major issue बन चुका है क्योंकि big cities में, बड़े शहरों में industrial areas भी हैं, इसके अलावा traffic बहुत ज़्यादा है. Noise is an undesirable sound that is harmful for the health of human and other species. Noise हम कह सकते हैं undesirable sounds का एक combination है जो कि ह्यूमन हेल्थ के साथ साथ दूसरी स्पीशीज की हेल्थ को भी अफेक्ट करता है. अगर हम नॉइज के मेन सोर्सेज को डिस्कस करें तो उसमें आते हैं ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स एंड हैवी मशीनरी. ये दो मेन सोर्सेज हैं या हम कह सकते हैं दो मेन रीजंस हैं नॉइज पोल्यूशन के इन बिग सिटीज. इसके अलावा अगर हम बात करें फर्दर इन सोर्सेज की, नॉइज ऑफ मशीनरी इन इंडस्ट्रियल एरियाज में मशीनरी का शोर, इसके अलावा व्हीकल्स के हॉर्न्स, हूटर्स साइरेंस को कहते हैं, अलार्म्स भी इन द सेंस साइरेंस को ही कहते हैं. इन तमाम का शोर बेसिकली नॉइज पोल्यूशन है, या आप कह लें कि ये वो तमाम मेन सोर्सेज हैं नॉइज पोल्यूशन के. अगर हम नॉइज पोल्यूशन के ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट्स डिस्कस करें तो ह्यूमन हेल्थ पे नॉइज के नेगेटिव इफेक्ट्स हैं. यहाँ पे हेडिंग मार्क कर लें नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ नॉइज. नॉइज के ह्यूमन हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं और नॉइज की वजह से हेयरिंग लॉस भी हो सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं यानी कि प्रॉपर नींद नहीं आती, एग्रेशन मींस बिहेवियर एग्रेसिव हो जाता है, मूड खराब रहता है, या आप कह लें कि पर्सन्स के बिहेवियर में नाराजगी ज़्यादा आ जाती है, हाइपरटेंशन मींस बीपी लेवल बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. ये वो तमाम इफेक्ट्स हैं जो नॉइज के हैं ह्यूमन हेल्थ पे. Noise can also cause accidents by interfering with communication and warning signals. Noise pollution की वजह से एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं क्योंकि एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए
जो सिग्नल्स दिए जाते हैं उनकी भी पर्टिकुलर साउंड होती है, तो वो पर्टिकुलर साउंड इस नॉइज की वजह से सुनाई नहीं देगी, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगी और एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट राइट हेडिंग सेफ लेवल ऑफ नॉइज। नॉइज के सेफ लेवल को दो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, यानी ये सेफ लेवल दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। द लेवल ऑफ द नॉइज के कितना वॉल्यूम है नॉइज का, कितनी इंटेंसिटी है या कितना इंटेंसिटी लेवल है, एंड द पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू द नॉइज। और दूसरा वो टाइम है जितनी टाइम तक ये शोर कोई पर्सन सुन रहा है, या कितनी देर तक ये अनडिजायरेबल साउंड्स किसी पर्सन को सुनना पड़ रही हैं। दो पॉइंट्स हैं, एक तो इंटेंसिटी लेवल नॉइज का और दूसरा कि कितनी देर तक ये नॉइज आ रहा है वो। The level of noise recommended in most countries is usually 85 to 90 decibel over an 8-hour workday. 8 घंटे एक दिन के वर्किंग आवर्स होते हैं, तो इन 8 आवर्स में नॉइज की जो हम कह सकते हैं रेंज है कि उससे ऊपर नॉइज डेंजरस हो सकता है ह्यूमन हेल्थ के लिए, वो रेंज है 85 टू 90 डेसिबल। यानी कि ये इंटेंसिटी लेवल है नॉइज का, इस हद तक अगर लेवल होगा तो वो काबिल बर्दाश्त होगा, इससे ऊपर वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो ये लेवल है 85 टू 90 डेसिबल और ये 8 घंटों तक हो सकता है। अगर ये लेवल 8 घंटों से ज्यादा होगा तो इसका ह्यूमन हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट होगा, और अगर 8 घंटे ये नॉइज है लेकिन इसका लेवल बढ़ रहा है तो भी ये नेगेटिव इफेक्ट देगा। Noise pollution can be reduced to acceptable level by replacing the noisy machinery with environment-friendly machinery and equipments, putting sound-reducing barriers or using hearing protection devices. Noise pollution को हम reduce कर सकते हैं, कम कर सकते हैं ऐसी मशीनरी यूज करके जो environment friendly हो, जो कम undesirable sounds produce करें। इसके अलावा साउंड्स को reduce करने के लिए हम कुछ barriers, कोई obstacles यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हियरिंग प्रोटेक्शन के लिए ह्यूमंस कोई डिवाइसेस यूज कर सकते हैं ताकि इस नॉइज के नेगेटिव इफेक्ट से बचा जा सके। सो नेक्स्ट वी हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव्स। हमने डिस्कस किया है कि साउंड भी वेव्स की फॉर्म में होती है, तो साउंड अगर वेव फॉर्म में है तो वेव्स की तमाम प्रॉपर्टीज साउंड की भी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो साउंड डिस्प्लेज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद मटेरियल्स एंड बाउंड्रीज। तो साउंड की वो तमाम प्रॉपर्टीज हैं जो वेव्स की होती हैं। साउंड रिफ्लेक्ट भी करती है, साउंड रिफ्रैक्ट भी करती है, साउंड डाइफ्रैक्ट भी करती है और साउंड एब्जॉर्ब भी होती है। ये वो तमाम प्रॉपर्टीज हैं जो वेव से एसोसिएटेड हैं। अगर साउंड वेव फॉर्म में है तो साउंड की भी प्रॉपर्टीज है, साउंड भी प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी हैव टॉपिक 11.6 इंपॉर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक्स। ये टॉपिक Review question of exercise 11.17 describe the importance of acoustics के आंसर में आएगा, इसको मार्क कर लें। First of all we have the definition. The technique or method used to absorb undesirable sounds by soft and porous surfaces is called acoustic protection. वो टेक्निक जिसमें हम अनडिजायरेबल साउंड्स को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्प्शन के लिए हम यूज करते हैं सॉफ्ट और पोरस सर्फेसेस। पोरस मींस ऐसे सर्फेसेस जिनमें टाइनी होल्स होते हैं। दिस टेक्निक इज कॉल्ड अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। Reflection of sound is more prominent if the surface is rigid and smooth and less if the surface is soft and irregular. Students, reflection of sound और echo को हम previous lesson में discuss कर चुके हैं in detail. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ज्यादा प्रोमिनेंट होती है अगर सरफेस रिजिड हो और स्मूथ हो, तो साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होके आएंगी। लेकिन अगर सरफेस सॉफ्ट हो और इरेगुलर हो, सॉफ्ट के केस में क्या होगा, साउंड वेव्स एब्जॉर्ब हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, और अगर सरफेस इरेगुलर होगा तो साउंड वेव्स इरेगुलर वे में रिफ्लेक्ट होंगी, प्रॉपर मैनर में रिफ्लेक्ट नहीं होंगी। Soft porous materials such as draperies and rugs. Draperies basically curtains को कहते हैं, पर्दों को कहते हैं, and rugs carpets को कहते हैं। Soft porous materials नरम यानी tiny holes वाले material जैसे कि draperies यानी curtains और rugs यानी कि carpets, ये large amount of undesirable sound को absorb करते हैं and thus quite echoes and softening noises. अभी हमने डिस्कस किया है कि अकॉस्टिक प्रोटेक्शन में हम सॉफ्ट और पोरस सर्फेसेस यूज करते हैं अनडिजायरेबल साउंड्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। इसके अलावा हमने देखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड तब ज्यादा होती है अगर सरफेस रिजिड हो और स्मूथ हो। अगर सरफेस सॉफ्ट होगा और इरेगुलर होगा तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर नहीं होगी, सॉफ्ट के केस में साउंड वेव्स एब्जॉर्ब होंगी और इरेगुलर के केस में प्रॉपर रिफ्लेक्शन नहीं होगी।
अगर हम बात करें सॉफ्ट पोरस मटेरियल्स की, जैसे कि ड्रेपरीज और रग्स, तो इनको हम यूज करते हैं साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि इनमें पोर्स होते हैं, ये पोरस मटेरियल्स होते हैं, इनमें साउंड एब्जॉर्ब होती है, जिसकी वजह से नॉइज थोड़ा सा क्वाइट हो जाता है. Thus, by using such material in noisy places, we can reduce the level of noise pollution. ड्रेपरीज और रग्स यानी कि इन पोरस सर्फेसिस को, इन पोरस मटेरियल्स को हम यूज करके नॉइज पोल्यूशन के लेवल को कम कर सकते हैं. However, if the surface of classrooms or public halls are too absorbent, the sound level may be low for the audience. लेकिन अगर हम पब्लिक हॉल्स की बात करें, क्लासरूम्स की बात करें, अगर सर्फेसेस बहुत एब्जॉर्बेंट होंगे, यानी अगर हम वहां ड्रेपरीज और रग्स को बहुत ज्यादा यूज करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, साउंड वेव ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएंगी और ऑडियंस को क्लियरली साउंड सुनाई नहीं देगी. नेक्स्ट हेडिंग मार्क करें रेवर्बरेशंस. Sometimes when sound reflects from the wall, ceiling and floor of a room, the reflecting surfaces are too reflective and the sound becomes garbled. अक्सर ये होता है कि साउंड वेव्स रूम की वॉल से, सीलिंग से और फ्लोर से रिफ्लेक्ट होती हैं. इस तरह से चारों तरफ से जो साउंड वेव्स आती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, उनका एक गार्बल इफेक्ट होता है. मींस उनका एक अनप्लेजेंट इफेक्ट होता है और साउंड क्लियर सुनाई नहीं देती. वॉल से, सीलिंग से, फ्लोर से, हर तरफ से साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होकर आ रही हैं और इसका एक अनप्लेजेंट इफेक्ट होता है, या हम कह लें कि एक अनकंफर्टेबल सा इफेक्ट फील होता है, या हम ये कह लें कि मल्टीपल प्लेसेस से साउंड रिफ्लेक्ट होकर आ रही है तो हमें क्लियर कोई साउंड सुनाई नहीं देगी. इस कॉम्बिनेशन में फिर ये नॉइज की फॉर्म में आएगा. दिस इज ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शंस कॉल्ड रेवर्बरेशन. यानी इन तमाम सर्फेसिस से जब साउंड रिफ्लेक्ट होकर पास आएगी तो इसका एक अनप्लेजेंट सा इफेक्ट होगा, हमें साउंड क्लियर सुनाई नहीं देगी. ये एक बहुत लाउड सा अनप्लेजेंट इफेक्ट होगा जिसे हम कहेंगे नॉइज, और ये होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से. मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है जिसे हम कहते हैं रेवर्बरेशन. तो ये रेवर्बरेशन की डेफिनेशन है. यानी डिफरेंट सर्फेसिस से जब साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होकर आएंगी तो इनका एक अनप्लेजेंट इफेक्ट होगा, और ये अनप्लेजेंट इफेक्ट डिफरेंट सर्फेसिस से मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, विच इज कॉल्ड रेवर्बरेशन. इसलिए आमतौर पे लेक्चर हॉल्स, ऑडिटोरियम या थिएटर हॉल्स को डिजाइन करते हुए रेवर्बरेशन और एब्जॉर्प्शन को ध्यान में रखा जाता है. एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि हमने कितनी साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब करना है, किस हद तक पोरस मटेरियल को यूज करना है इन द हॉल, और रेवर्बरेशन का मतलब है कि किस हद तक हमने साउंड वेव्स की रिफ्लेक्शन रखनी है, किस हद तक हमने सर्फेसिस को कवर रखना है, किस हद तक हमने सर्फेसिस को स्मूथ और रिजिड बनाना है ताकि प्रॉपर हमें रिफ्लेक्शन के बाद साउंड सुनाई दे. It is often advantageous to place reflective surfaces behind the stage to direct sound to the audience. अक्सर ये औकात ये भी किया जाता है कि स्टेज के पीछे एक कर्व्ड रिफ्लेक्टिव सरफेस रखा जाता है. ये कर्व्ड रिफ्लेक्टिव सरफेस साउंड को एक प्रॉपर मैनर में रिफ्लेक्ट करता है टूवर्ड्स द ऑडियंस, और ऑडियंस को क्लियर साउंड सुनाई देती है. रेवर्बरेशन के केस में हमने देखा कि हर तरफ से साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होकर आ रही थी, जिसका एक गार्बल्ड इफेक्ट फील हो रहा था, अनप्लेजेंट इफेक्ट फील हो रहा था, जिसे हम कह रहे थे रेवर्बरेशन. तो हमें हॉल्स को डिजाइन करते हुए रेवर्बरेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों को माइंड में रखना होता है कि हमें कितनी रिफ्लेक्शन चाहिए और हमें कितनी हद तक साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब करना है इन द पोरस मटेरियल्स. नेक्स्ट वी हैव इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लें. क्वेश्चन नोट करें. व्हाई द सीलिंग्स ऑफ लेक्चर हॉल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स एंड थिएटर हॉल्स आर कर्व्ड. इसका आंसर है generally the ceilings of lecture halls, conference halls and theater halls are curved so that sound after reflection may reach all the corners of the hall. आमतौर पे इन्हें कर्व इसलिए रखा जाता है ताकि साउंड रिफ्लेक्ट होने के बाद हॉल के तमाम कॉर्नर से इक्वली जाए. Sometimes curved soundboards are placed behind the stage so that sound after reflection distributed evenly across the hall. This is curved ceiling. You can see sound waves ceiling से रिफ्लेक्ट होके कॉर्नर तक जा रही हैं. और अगर हम बात करें कर्व्ड साउंड बोर्ड की जो कि स्टेज के पीछे रखे जाते हैं, here you can see साउंड सोर्स से आ रही है और इस कर्व्ड साउंड बोर्ड से इवनली रिफ्लेक्ट होके टुवर्ड्स द ऑडियंस जा रही है. दैट इज द पर्पस वी यूज कर्व सर्फेसिस इन लेक्चर हॉल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स एंड थिएटर हॉल्स, कि इन सर्फेसिस से साउंड वेव्स इवनली रिफ्लेक्ट होके हॉल के तमाम कॉर्नर तक जाती हैं, प्रॉपर ऑडियंस तक जाती हैं. नेक्स्ट वी हैव साइड इंफॉर्मेशन. इस साइड इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन मार्क करें. हाउ डू बैट्स एंड डॉल्फिन्स फाइंड द प्रे इन पिच ब्लैक डार्कनेस. स्टूडेंट्स, वी यूज अ फ्रेज अबाउट बैट, blind as a bat.
ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि बैट्स का लाइट विजन नहीं है लेकिन उनका साउंड विजन है। मीन्स बैट को नजर तो नहीं आता, मीन्स लाइट विजन नहीं है लेकिन साउंड विजन है। अगर हम बैट्स को एक पिच ब्लैक रूम में छोड़ दें और पिच ब्लैक रूम में अगर हमारे पास क्रिस क्रॉस फॉर्म में एक वेब की फॉर्म में वायर्स हों और इन वायर्स में हम इंसेक्ट्स को छोड़ दें, तो ये बैट्स जिनका लाइट विजन नहीं है इजिली शिकार कर सकती हैं इंसेक्ट्स का। और ये किस वजह से पॉसिबल है? क्योंकि इनकी एबिलिटी है देखने की यूजिंग साउंड वेव्स, यानी कि लाइट को यूज करते हुए इनका विजन नहीं है, ये साउंड वेव्स को यूज करते हुए अपना शिकार करती हैं। यही केस डॉल्फिन्स का भी है। डॉल्फिन्स के केस में भी यही कहा जाता है कि उनका लाइट व्यू जीरो है, उनकी लाइट विजन नहीं है, लेकिन वो साउंड वेव्स को यूज करते हुए अपना शिकार करती हैं। Research in science and technology has developed eyes that enable humans also to see using sound waves. यही रिसर्च ह्यूमंस के बारे में भी हो रही है कि ह्यूमंस भी लाइट विजन के बगैर साउंड विजन के थ्रू भी सेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एमसीक्यूज। पायलट्स आमतौर पे स्पेशल हेडफोन्स यूज करते हैं। ये हेडफोन्स एयरप्लेन के इंजन के रोर को क्वाइट हम में चेंज करते हैं, यानी कि एक स्मूथ और आप कह लें कि लो इंटेंसिटी साउंड में, जिसकी वजह से पायलट्स के लिए इंस्ट्रक्शन सुनना आसान हो जाता है और वो स्मूथली एयरप्लेन को कंट्रोल कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम टुडे स्टूडेंट्स। होप सो आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। आपने इस टॉपिक के क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली मार्क करना है। गुड लक, अल्लाह हाफिज।